हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अनइक्विलिब्रियम में हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट करेंगे। तो व्हाट इज द सॉल्ट एंड देयर हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट क्या है, इसे जानने से पहले हम लोग सॉल्ट के बारे में इन शॉर्ट आपको बताते। ऐसे मैंने सॉल्ट के बारे में आपको टाइटेशन में बताया था। तो व्हाट इज सॉल्ट? सॉल्ट क्या है? तो प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज कॉल्ड सॉल्ट। सॉल्ट क्या है? तो प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज कॉल्ड सॉल्ट। प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज कॉल्ड सॉल्ट। जैसे अगर हम लोग कहें कि जैसे NaOH है और HCl है, ये आपस में रिएक्शन करके NaCl प्लस वाटर दिया। तो NaCl कैसे फॉर्म हुई है? तो एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। अगर आप कह दीजिए KOH है और BC HCl है, ये आपस में रिएक्शन करके KCl प्लस वाटर दिया। तो ये क्या कैसे प्रोडक्ट फॉर्म हुई? तो एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ध्यान, एसिड बेस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है क्योंकि एसिड से H प्लस निकलती है और बेस से OH माइनस, और ये आपस में न्यूट्रलाइज करके स्टोर। उस तरह से अगर अपन का NaOH है और H2SO4 है, ये आपस में रिएक्शन करके क्या देगा? Na2SO4 प्लस H2। तो ये क्या होगी? तो ये प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। और आपका NaOH है और बेस H2CO3 कार्बोनिक एसिड है और बेस आपस में रिएक्शन करके Na2CO3 दिया। तो ये प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप ले लीजिए सपोज NaOH है और HCl ले लीजिए, ये आपस में रिएक्शन करके NaCl प्लस वाटर दिया। तो ये क्या है? तो प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। ऑब्वियसली अगर आप ले लीजिए सपोज NaOH है और ऑब्वियसली HF ले लेते हैं, तो ये क्या दिया? तो NaF प्लस H2। तो ये क्या है? तो प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। और आप ले लीजिए CH3COOH है, ऑब्वियसली अगर NaOH ले लें, ये आपस में रिएक्शन करके क्या दे दिया? तो ये CH3COOH प्लस वाटर। तो ये क्या है? तो प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन सॉल्ट है। उस तरह से और भी ले सकते हैं, जैसे अगर ले लेते हैं NH4OH है, NH4OH है और HCl है, ये आपस में रिएक्शन करके NH4Cl प्लस वाटर दिए। तो ये प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट है। और बेसिक अगर ले लेते हैं NH4OH है और बेसिक HCl है, ये आपस में रिएक्शन करके NH4Cl दे दिया प्लस वाटर। तो ये क्या? तो प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। और अपन ले लें NH4OH है ऑब्वियसली CH3COOH ले लेते हैं, ये आपस में रिएक्शन करके ऑब्वियसली CH3COOH अमोनियम एसीटेट प्लस वाटर दिया। तो ये क्या? तो प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। तो ये सॉल्ट है। तो व्हाट इज सॉल्ट? सॉल्ट क्या है? तो प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज कॉल्ड सॉल्ट। तो व्हाट इज सॉल्ट? सॉल्ट क्या है? तो प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज कॉल्ड सॉल्ट। Now different types of salt. Now different types of salt. Salt की different types. तो what is salt? Salt क्या है? तो product of acid base neutralization reaction is called salt. एसिड और बेस आपस में जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है तो प्रोड्यूस होती है सॉल्ट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो फर्स्ट वन इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। फर्स्ट वन इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे आप कह सकते हैं कि NaCl किससे बना? तो HCl और NaOH। आपको याद रखने के लिए बोले स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स, जैसे HCl है, HBr है, HI, HNO3, H2SO4, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स हैं। उस तरह से वीक एसिड के एग्जांपल्स आप लोग को याद रखने के लिए बोले हैं, जैसे HF है। जानिए HCl, HBr, HR इज स्ट्रॉन्ग एसिड बट HF इज अ वीक एसिड। HF है, HCN है, जितने भी कार्बोनिक एसिड आपको मैंने बताया, जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये सब क्या है? तो वीक एसिड है। उस तरह से स्ट्रॉन्ग बेस फर्स्ट ग्रुप की जो हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या? तो स्ट्रॉन्ग बेस हैं।
उसी तरह से बिग बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनिया इन वाटर का, या एमीन्स इन वाटर का, तो एमीन्स एमोनिया ये सब क्या है, तो बिग बेस है। तो ऑब्वियसली ये स्ट्रॉन्ग ए से स्ट्रॉन्ग बेस से बना है NaCl, तो NaCl क्या हो गई, तो ये सब लोग कहेंगे NaCl इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एस एंड स्ट्रॉन्ग बेस। KCl किससे बना, तो QH और ACl से, मतलब स्ट्रॉन्ग एस स्ट्रॉन्ग बेस से, तो ये सॉल्ट ऑफ। उसी तरह से आपका Na2SO4 किससे बना है, तो बेसिक NaOH और H2SO4 मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, तो इसे कहेंगे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ऑब्वियसली एक्सेट्रा इत्यादि। उस तरह से सेकेंड वन इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे अगर हम लोग कह दे कि ACN क्या तो वीक एसिड है और NH क्या तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आपका NaCN क्या होगी, NaCN क्या है, तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। आप KCN ले लीजिए, ये सॉल्ट ऑफ क्या, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ऑब्वियसली उसी तरह से आप ले लीजिए NaF किससे बना, तो HF और NaOH से, तो ऑब्वियसली NaF क्या, तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर आप ले लीजिए CH3COO किससे बना है, तो एसिडिक एसिड है, वीक एसिड है, NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस, तो ऑब्वियसली CH3COO क्या है, तो ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, एक्सेट्रा। उस तरह से थर्ड वन इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बिग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बिग बेस। जैसे अगर आप लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और बिग बेस लीजिए NH4OH, तो बेस यहाँ पर NH4Cl क्या हो गई, तो NH4Cl इज द सॉल्ट ऑफ व्हाट, तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बिग बेस। और भी ले सकते हैं, जैसे NH4NO3 ले ले, तो NH4NO3 किससे बना है, तो HNO3 और NH4OH से, मतलब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बिग बेस ETC। उस तरह से फोर्थ वन दैट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड बिग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड बिग बेस। जैसे अपन ले लेते हैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड बिग बेस, जैसे अपन ले लेते हैं NH4Cl किससे बना है, तो बेसिक ACN और NH4OH से, मतलब ये वीक एसिड एंड बिग बेस है। और बेसिक आप ले लिए CH3COONH4 किससे बना है, तो बेसिक CH3COONH4 किससे बना है, तो NH4OH और एसिडिक एसिड मतलब वीक एसिड और बिग बेस है। और बेसिक HCOONH4 ले लीजिए, और बेसिक ये किससे बना है, तो फॉर्मिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब वीक एसिड एंड बिग बेस है, तो ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड बिग बेस हो गई। तो व्हाट इज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्ट, ये सॉल्ट क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज कॉल्ड सॉल्ट। एसिड और बेस आपस में जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है तो प्रोड्यूस होती है सॉल्ट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बिग बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड बिग बेस। ठीक है। नाउ व्हाट इज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट क्या है, हाइड्रोलाइसिस मीन्स रिएक्शन विथ वाटर होती है। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट क्या है, व्हाट इज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, व्हाट इज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट क्या है, व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। तो इसके आंसर बी कॉन्सिडर, हम लोग कॉन्सिडर करते हैं अ सॉल्ट CH3COONH4, हम लोग सॉल्ट कौन सा, बेसिक ये CH3COONH4 क्या है, तो सॉल्ट है। एक्चुअली CH3COONH4 किससे बना है, तो बेसिक एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। तो अमोनियम एसिटेट क्या आता है, इट इज सॉल्ट। व्हेन इट डिजॉल्व इन वाटर, व्हेन इट डिजॉल्व इन वाटर, जब इसे हम डिजॉल्व करते हैं इन वाटर, इट गेट डिसोसिएटेड। ये क्या हो जाती है, इट गेट डिसोसिएटेड ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन सॉल्यूशन। आपने पढ़ा है कि जो सॉल्ट होती है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होती है, सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये सॉल्ट है, किसी भी कोई भी सॉल्ट हो, सॉल्ट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये क्या होगी, तो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट होगी, जितनी डिजॉल्व होगी सारी की सारी डिसोसिएट कर देंगे लगभग। तो बेसिक अगर हम CH3COONH4 को वाटर में अगर हम ऐड करें, डिजॉल्व करें, तो ये क्या होती है, तो ये डिजॉल्व हो जाती है, मतलब CH3COONH4 और बेसिक ऐड करेंगे तो पानी में, अमोनियम एसिटेट को पानी में ऐड किया तो ये डिजॉल्व होगी और ये डिसोसिएट कर जाएगी, किस में, तो बेसिक ये डिसोसिएट कर जाएंगे किस में,
तो ये डिसोसिएट कर देंगे CH3 CH2 माइनस में और NH4 प्लस में। तो ऑब्वियसली अगर 1 मोल अमोनियम एसीटेट को पानी में डालेंगे तो ये घुल जाएगा, और फिर 1 मोल 2 मोल को डालेंगे तो घुल जाएगा 2 मोल 2 मोल। ऑब्वियसली अब ये जो एसीटेट आयन फॉर्म हुई और NH4 प्लस आयन फॉर्म हुई, ऑब्वियसली ये एसीटेट आयन और अमोनियम आयन जो फॉर्म हुई वो करता क्या है, तो वाटर से धीरे धीरे रिएक्शन करता है। ध्यान दीजिए वाटर में H2 है, H2 में हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज है, ये हाइड्रोक्साइड। तो एसीटेट आयन क्या करता है, तो वाटर से ऑब्वियसली अमोनियम एसीटेट को पानी में डाला तो पानी में घुल गया, और घुलने के बाद अपने आयन में टूट गया। ये पानी में घुल गया और घुल करके अपने आयन में टूट गया। फिर क्या हो रहा, तो जो एसीटेट आयन है वो वाटर से धीरे धीरे रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके मतलब वाटर मोलिक्यूल्स H+ एक्सेप्ट करता, ऑब्वियसली ये देता CH3 CH और NH4 प्लस वाटर OH माइनस एक्सेप्ट कर करके देता है NH4OH। जैसे अगर 1 मोल अमोनियम एसीटेट को पानी में अगर घोला होगा आपने, और 1 मोल अमोनियम एसीटेट को पानी में ऐड करा तो वो डिजॉल्व हुआ, AQ लिखने का मतलब ये घुल गया, और घुलने के बाद अपने आयन में टूट गया। तो यदि 1 मोल अमोनियम एसीटेट को पानी में आपने ऐड करा तो वो घुला, घुलने के बाद अपने आयन में टूटा। अब टूटने के बाद ये एसीटेट आयन और अमोनियम आयन, एसीटेट आयन अमोनियम आयन क्या कर रहा, तो वाटर से रिएक्शन कर रहा धीरे धीरे। अब रिएक्शन करके क्या दे रहा है, तो एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब एसिड और बेस दे रहा। तो वैसे पूरी की पूरी तरह रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे 1 मोल आपने अमोनियम एसीटेट को पानी में घोला तो 1 मोल एसीटेट आयन और 1 मोल अमोनियम आयन है, इसमें से थोड़ी बहुत मात्रा ऑब्वियसली एसीटेट आयन की वाटर से रिएक्शन करके एसिटिक एसिड और अमोनियम आयन वाटर से रिएक्शन करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड देगा। तो वैसे अगर आपने अमोनियम एसीटेट को पानी में ऐड करा तो ये डिजॉल्व हुई और डिसोसिएट हुई, जिसमें से एसीटेट आयन और अमोनियम आयन वाटर से रिएक्शन करके ये एसिड और बेस दे रहा है। कि जी एसीटेट आयन क्यों रिएक्शन कर रहा है, तो आपने पढ़ा है कि एसीटेट आया है एसिटिक एसिड से, एसिटिक एसिड में से एक H+ निकाल दीजिए, तो जो बीक एसिड, एसिटिक एसिड क्या है, तो बीक एसिड है, एसिटिक एसिड क्या है, तो बीक एसिड है। तो बीक एसिड की जो कंजुगेट बेस होती है, किसी एसिड का अगर कंजुगेट बेस लिखना है तो H+ निकाल दीजिए। जैसे HCl का कंजुगेट बेस क्या है, तो H+ निकाल दीजिए HCl माइनस। HBr का कंजुगेट बेस क्या है, H+ निकाल दीजिए Br माइनस। HI की कंजुगेट बेस क्या है, तो H+ निकाल दीजिए I माइनस। उस तरह से एसिटिक एसिड की कंजुगेट बेस क्या होगी, तो H+ निकाल दीजिए एसीटेट आयन। तो जो बीक एसिड की कंजुगेट बेस होती है, बीक एसिड की जो कंजुगेट बेस होती है स्ट्रांग होती है, बीक एसिड की जो कंजुगेट बेस होती है स्ट्रांग होती है, मतलब बीक एसिड से अगर H+ निकाल दीजिएगा तो कंजुगेट बेस बन गया। अब वो कंजुगेट बेस के अंदर दूसरे से H+ खींचने की थोड़ी टेंडेंसी रहती है। वैसे बीक एसिड की कंजुगेट बेस स्ट्रांग, बीक एसिड से अगर H+ निकाल दीजिए उसका कंजुगेट बेस हो गया, उसके अंदर एफिनिटी रहती है, आकर्षण रहता है दूसरे से H+ खींचने का। तो जो एसीटेट आयन है वो क्या है, तो कंजुगेट बेस है, कंजुगेट बेस है किसका, तो बीक एसिड का। इसके कारण इसके अंदर थोड़ी प्रवृत्ति होती है दूसरे से H+ खींचने से, दूसरे से H+ खींचने की। तो अमोनियम एसीटेट को पानी में डाला तो ये एसीटेट आयन जैसी बना और अमोनियम आयन जैसी बनी, ये क्या कर रहा, तो ये वाटर मॉलिक्यूल से H+ थोड़ा थोड़ा खींच रहा और खींच करके प्रोडक्ट दे रहा, और कुछ समय के बाद ये रिएक्शन स्थिर हो जाएगी। कि पूरी तरह रिएक्शन नहीं होगी। ऑब्वियसली अगर 1 मोल आपने डाला उसमें से मान लेते 0.01 मोल एसीटेट का और अमोनियम का वाटर से रिएक्शन करके प्रोडक्ट दे रहा है। तो आपने जब इस सॉल्ट को पानी में डाला तो ये पानी में घुला, इस सॉल्ट को जब आपने पानी में डाला तो ये घुला, और घुलने के बाद धीरे धीरे वाटर से रिएक्शन करके कुछ मात्रा में वाटर से रिएक्शन करा और एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे रहा, मतलब सोल्यूशन के अंदर एसिड और बेस को प्रोड्यूस कर रहा। मतलब सोल्यूशन के नेचर को या तो एसिडिक बनाएगा या तो बेसिक बनाएगा। अगर एसिड और बेस प्रोड्यूस हो रही है इसका मतलब सोल्यूशन की नेचर क्या होगी, तो या तो एसिडिक होगी या तो बेसिक होगी। तो ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट क्या है, व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलाइसिस मतलब होता है रिएक्शन विथ वाटर, हाइड्रोलाइसिस मतलब होता है रिएक्शन विथ वाटर, तो सॉल्ट की वाटर के साथ रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट क्या है, तो सॉल्ट में क्या होती है, तो सॉल्ट की एनायन होती है और कैटायन होती है। तो व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट क्या है, तो रिएक्शन है किसकी, तो सॉल्ट की एनायन या कैटायन या दोनों की, या तो सॉल्ट की एनायन या तो सॉल्ट की कैटायन या दोनों, यदि वाटर से रिएक्शन करके सॉल्यूशन की नेचर को एसिडिक या बेसिक बनाता है तो उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। तो व्हाट इज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट क्या है, तो रिएक्शन है किसकी,
तो एनायन की या कैटान की या दोनों की, सॉल्ट की या तो एनायन या तो कैटान या तो दोनों, यदि वाटर से रिएक्शन करके सोल्यूशन की नेचर को एसिडिक और बेसिक बनाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट कहते हैं। तो व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट? हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट क्या है? तो रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट क्या है? तो रिएक्शन ऑफ कैटायन, रिएक्शन ऑफ कैटान और एनायन, रिएक्शन ऑफ कैटान और एनायन और बोथ, रिएक्शन ऑफ कैटान और एनायन और बोथ ऑफ सॉल्ट विथ वाटर, with water to make solution either acidic or basic, either acidic or basic is called, कहलाती क्या है? is called hydrolysis of salt। उससे हम लोग क्या कहते हैं? is called hydrolysis of salt। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट क्या है? तो रिएक्शन है किसकी? तो सॉल्ट की या तो कैटान या तो एनायन या तो दोनों, सॉल्ट की या तो कैटान या तो एनायन या तो दोनों वाटर से रिएक्शन करे तो सॉल्यूशन की नेचर या तो एसिडिक हो जाती है या तो बेसिक, इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट क्या है? तो रिएक्शन है किसकी? तो सॉल्ट की या तो कैटान या तो एनायन या तो दोनों वाटर से यदि रिएक्शन करता है तो सॉल्यूशन की नेचर या तो एसिडिक हो जाती है या तो बेसिक हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट कहते हैं। तो क्या सारी की सारी एनायन या सारी की सारी कैटान वाटर से रिएक्शन करती है? तो नहीं, बीक एसिड की एनायन, यानी बीक एसिड की जो एनायन होती है स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होती है, वो वाटर से एक्सप्रेस खींचता है और सोल्यूशन की नेचर को ऑब्वियसली। तो ध्यान रखें, सारी की सारी एनायन वाटर से रिएक्शन नहीं करती है। तो ये कौन रिएक्शन करता है? तो एनायन ऑफ बीक एसिड, ध्यान रखिएगा, एनायन ऑफ बीक एसिड और कैटान ऑफ बीक बेस। एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर से रिएक्शन नहीं करेंगे कि क्यों? जैसे आप कहीं Cl माइनस, Cl माइनस क्या है? तो एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है, Cl माइनस कैसे आया? तो HCl से H+ निकाल दीजिए तो Cl माइनस आ गया। तो HCl से H+ निकाल दिए तो Cl माइनस, मतलब Cl माइनस कंजुगेट बेस हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की जो कंजुगेट बेस होती है वो वीक होती है, मतलब उसके अंदर H+ फिर से खींचने की प्रवृत्ति नहीं के बराबर होती। ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एसिड है, अपना H+ आसानी से डोनेट करके आया है, रिलीज करके आया है, और फिर से उसके अंदर दूसरे से H+ खींचने की प्रवृत्ति नहीं के बराबर होती है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की जो कंजुगेट बेस होती है उसके अंदर दूसरे से H+ खींचने की प्रवृत्ति ही नहीं होती है, मतलब बहुत कम प्रवृत्ति, नहीं के बराबर होती है। इससे वाटर से रिएक्शन नहीं करता, वाटर से H+ खींचता नहीं है। तो ध्यान रखें, सॉल्ट की सारी एनायन या कैटान वाटर से रिएक्शन नहीं करती, तो कौन रिएक्शन करता? तो नोट ध्यान रखें, तो एनायन ऑफ बीक एसिड, ध्यान रखेंगे ऑब्वियसली एनायन ऑफ बीक एसिड, एनायन ऑफ बीक एसिड और कह सकते हैं कैटायन ऑफ बीक बेस और कैटान ऑफ बीक बेस रिएक्ट विथ वाटर। सारी की सारी एनायन सॉल्ट की वाटर से रिएक्शन नहीं करती, वह एनायन जो बीक एसिड से आया हुआ है या कैटान जो बीक बेस से आया हुआ है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ। ऑब्वियसली ध्यान रखेंगे, जो एनायन होती है, एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और कैटान ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, कैटान ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, कैटान ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। तो सारी की सारी एनायन, सारी की सारी कैटान वाटर से रिएक्शन नहीं करती, तो कौन सी एनायन वाटर से रिएक्शन करती है? तो एनायन ऑफ बीक एसिड। जैसे HCl से H+ निकाल दिए तो Cl माइनस है, तो Cl माइनस क्या है? तो एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा। आप कहेंगे Br माइनस, ये किससे आया? तो स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा। ऑब्वियसली NO3 माइनस, वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हुआ एनायन है, वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा। Na+, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग बेस आया हुआ कैटायन है, वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा। K+, स्ट्रॉन्ग बेस आया हुआ कैटायन है, वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा। तो कौन वाटर से रिएक्शन करेगा? तो एनायन ऑफ बीक एसिड और कैटान ऑफ बीक बेस। तो व्हाट इज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट? हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट क्या है? हाइड्रोलाइसिस का मतलब ही होता है रिएक्शन विथ वाटर। तो सॉल्ट की हाइड्रोलाइसिस का मतलब ही होता है रिएक्शन विथ वाटर। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट क्या है? तो रिएक्शन है किसकी? तो सॉल्ट की एनायन या कैटान या दोनों वाटर से रिएक्शन कर जाए तो सॉल्यूशन की नेचर या तो एसिडिक हो जाती है और बेसिक कहलाता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट क्या है? तो रिएक्शन ऑफ कैटान और एनायन और बोथ
of salt with water to make solution either acidic or basic is called hydrolysis salt। ध्यान रखेंगे एनायन ऑफ वीक एसिड और कैटायन ऑफ वीक बेस रिएक्ट करता है वाटर के साथ, जबकि एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, नाउ टाइप 1 में सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो टाइप 1 सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो बी कॉन्सिडर, हम लोग कॉन्सिडर करते हैं NaCl। NaCl किससे बना हुआ? NaOH और HCl से, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो बी कॉन्सिडर NaCl। NaCl क्या है? तो एक सॉल्ट है, अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस व्हेन इट डिजॉल्व इन वाटर। जब इसे वाटर के अंदर डिजॉल्व करेंगे, इट गेट डिसोसिएटेड ऑलमोस्ट मतलब लगभग, ऑलमोस्ट कंप्लीटली, मतलब पूरी की पूरी तरह, ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन सोल्यूशन। तो बी कॉन्सिडर NaCl, हम लोग कॉन्सिडर करते हैं NaCl। NaCl को अगर हम वाटर के अंदर ऐड करें, NaCl को वाटर के अंदर हम ऐड करें तो ये क्या होगी? तो ये डिजॉल्व हो जाएंगे NaCl एक्वस और डिसोसिएट कर जाएंगे किसमें? तो Na प्लस और Cl माइनस। अब जरा ध्यान दीजिए, Na प्लस क्या है? तो ये कैटायन है किसकी? तो कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ये कैटायन है किसकी? तो स्ट्रॉन्ग बेस की। और Cl माइनस क्या है? Cl माइनस क्या है? तो एनायन है किसकी? एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बेसिक Na प्लस इज द कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, इसलिए नॉट रिएक्ट विथ वाटर, नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा। और Cl माइनस क्या है? तो एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये भी नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये भी नॉट रिएक्ट विथ वाटर। तो अगर हम NaCl को पानी में डाल दें, पानी में घोल दें, तो ये डिजॉल्व और डिसोसिएट हो जाएंगी Na प्लस और Cl माइनस में। यहाँ पर ना तो Na प्लस ना तो Cl माइनस, दोनों में से कोई भी वाटर से रिएक्शन नहीं करा। क्यों? क्योंकि Cl माइनस है ये एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और Na प्लस क्या है? तो कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आपने पढ़ा है कि जो एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड होती है वो वीक कंजुगेट बेस होती है, उसके अंदर फिर से दूसरे से H प्लस खींचने की टेंडेंसी नहीं होती, इसलिए Cl माइनस पानी में घुलने के बाद H2O से H प्लस खींचेगा ही नहीं, मतलब H2O से रिएक्शन करेगा नहीं। उसी तरह से Na प्लस के अंदर फिर से OH माइनस, Na प्लस जो कि कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस का, इस कारण से उसके अंदर फिर से OH माइनस एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं के बराबर होती है, मतलब वो वाटर से OH माइनस खींचेगा नहीं, मतलब वाटर से रिएक्शन करेगा नहीं। मतलब NaCl को अगर पानी में आपने घोला, मतलब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को पानी में आपने घोला, तो ना तो कैटायन ना तो एनायन, दोनों में से कोई भी वाटर से रिएक्शन नहीं कर रही, इसका मतलब नो हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या होती है? हाइड्रोलाइसिस सॉल्ट क्या होता है? तो या तो सॉल्ट की कैटायन या तो एनायन या तो दोनों वाटर से रिएक्शन कर दे, तो उसे हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट कहेंगे। तो यहाँ पर ना तो कैटायन ना तो एनायन, दोनों में से कोई भी वाटर से रिएक्शन नहीं कर रहा, इसका मतलब हाइड्रोलाइसिस नहीं हुई। जब हाइड्रोलाइसिस हुई नहीं, मतलब सोल्यूशन की नेचर ना तो एसिडिक होगी ना तो बेसिक होगी, मतलब उस सोल्यूशन की जो पीएच होगी वो 7 ही रहेंगी 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो ध्यान रखेंगे। तो हियर यहाँ पर ओबेसी, हियर यहाँ पर क्या आप कह सकते हैं? हियर यहाँ पर नाइदर कैटायन नॉर एनायन ऑफ सॉल्ट रिएक्ट विथ वाटर। यहां पर ना तो कैटायन ना तो एनायन, सॉल्ट की ना तो कैटायन ना तो एनायन वाटर से रिएक्शन करा। हियर नाइदर कैटायन नॉर एनायन ऑफ सॉल्ट रिएक्ट विथ वाटर, सो नो हाइड्रोलाइसिस, इसलिए नो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। यहां पर नो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की हाइड्रोलाइसिस नहीं हुई। हियर नाइदर कैटायन नॉर एनायन ऑफ सॉल्ट रिएक्ट विथ वाटर, इसे नो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। तो ऑब्वियसली जो पी, सो इसलिए जो नेचर होगी, नेचर ऑफ aqueous solution of salt of a strong acid and strong base
बिल न्यूट्रल होगी, एंड बिल न्यूट्रल एंड देयर पीएच, और इसकी जो पीएच होगी बिल इक्वल टू 7 एट 25 डिग्री सेल्सियस, और इसकी जो पीएच होगी वह 7 के बराबर होगी 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो ध्यान रखेंगे जो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो इसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी, और इसकी पीएच कितनी होगी तो 7 के बराबर होगी एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नाउ टाइप 2 में सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप 2, सेकेंड टाइप सेकेंड में सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो बी कॉन्सीडर, हम लोग कॉन्सीडर करते हैं, बी कॉन्सीडर अ सॉल्ट, हम लोग कॉन्सीडर करते हैं एक सॉल्ट, क्या तो CH3 सोडियम एसिटेट, ये किसका है तो बी कॉन्सीडर सॉल्ट CH3, ये किसका है तो ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये सोडियम एसिटेट एक सॉल्ट है किसका तो एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, मतलब वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। व्हेन इट एडेड इन वाटर, जब इसे हम ऐड करेंगे वाटर के अंदर, एडेड इन वाटर, व्हेन इट एडेड इन वाटर गेट डिजॉल्व्ड and dissociated in solution। तो जब हम एसिटिक सोडियम एसिटेट को CH3 को वाटर के अंदर ऐड करते हैं, जब सोडियम एसिटेट को वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो ये डिजॉल्व हो जाती है, और डिजॉल्व होने के बाद क्या होगी तो डिसोसिएट कर जाएगी एसिटेट आयन और Na+ आयन। अगर देखिए एसिटेट आयन ये है क्या, इट इज बेसिकली एनायन ऑफ वीक एसिड। ये क्या है एनायन है किसकी तो ऑफ वीक एसिड, एनायन ऑफ वीक एसिड है, इसलिए रिएक्ट करेगा किसके साथ तो रिएक्ट विथ वाटर, ये वाटर से रिएक्शन करता है। तो बेसिक एसिटेट आयन क्या है तो एनायन ऑफ वीक एसिड, एसिटेट आयन क्या है तो एनायन ऑफ वीक एसिड है, इसे रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। उसी तरह से Na+ क्या है तो ये कैटायन है किसके तो ये कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ये कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा। तो बेसिक सोडियम एसिटेट को अगर पानी में ऐड करें तो ये डिजॉल्व और डिसोसिएट होगा किस में तो एसिटेट आयन और Na+ आयन में। जब सोडियम एसिटेट को वाटर में ऐड करेंगे तो ये डिजॉल्व और डिसोसिएट करेगा किस में तो एसिटेट आयन और सोडियम आयन। तो एसिटेट आयन क्या है तो एनायन ऑफ वीक एसिड है, इसे रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, जबकि Na+ क्या है तो कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है, इसे वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या होगी तो जो एसिटेट आयन होंगी CH3 ये क्या होगा तो ये धीरे धीरे वाटर से रिएक्शन करेगा। एसिटेट आयन ऑब्वियस ये फॉर्म ही है, ये क्या करेगा तो वाटर से रिएक्शन करेगा, ऑब्वियस ये वाटर से रिएक्शन करेगा। तो एसिटेट आयन क्या करेगा तो चूंकि एनायन ऑफ वीक एसिड है ये वाटर से H+ धीरे धीरे खींचेगा, और खींच करके ये कर देगा क्या एसिटेट आयन, एसिटिक एसिड और OH-, ऑब्वियसली इसे अगर H+ खींच लेता है तो ये एसिटेट आयन ऑब्वियसली वाटर से धीरे धीरे रिएक्शन करके एसिटिक एसिड OH- देगा। ऑब्वियसली इसमें से कुछ बैक भी आएगा, फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड आएगा, और कुछ समय के बाद ये रिएक्शन स्थिर हो जाएंगे। तो जैसे आपने 1 मोल सोडियम एसिटेट को पानी में डाल दिया, तो 1 मोल अगर सोडियम एसिटेट को पानी में डाल दिया तो ऑब्वियसली 1 मोल, ये चूंकि स्ट्रॉन्ग सॉल्ट क्या होता है तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसी कारण से वाटर में डिजॉल्व होने के बाद ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा। इसमें से कुछ मात्रा वाटर से रिएक्शन करके ये देगा और रिएक्शन स्थिर हो जाएगी। तो आप जब देख रहे हैं कि जब सोडियम एसिटेट को पानी में आपने डाला तो सॉल्ट की एनायन वाटर से रिएक्शन करके प्रोडक्ट दे रही है, और बेसिस उसमें से कुछ बैक भी आएगा, फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड आएगा, और कुछ समय के बाद रिएक्शन स्थिर हो जाएगी। तो आप जब देख रहे हैं कि जब रिएक्शन स्थिर होगी तो सॉल्यूशन के अंदर एक्स्ट्रा OH- फॉर्म होगी, मतलब सॉल्यूशन के अंदर OH- एक्स्ट्रा फॉर्म हो रही है, इसका मतलब सॉल्यूशन की नेचर अल्कलाइन हो रही है। एक्स्ट्रा OH- मतलब अल्कलाइन नेचर। तो ध्यान दे नोट
तो ध्यान दे, व्हेन सॉल्ट ऑफ, जब सॉल्ट ऑफ व्हाट, तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, when salt of weak acid and a strong base is dissolved in water, डिजॉल्व किया गया वाटर के अंदर, देन तब क्या हुई, देन OH माइनस प्रोड्यूस्ड इन सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस प्रोड्यूस हुई। इसका मतलब इस कारण से सॉल्यूशन बिकम्स, इस कारण से जो सॉल्यूशन होगी बिकम्स अल्कलाइन, सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, अल्कलाइन होगी, एंड देयर पीएच, और इसकी जो पीएच होगी विल ग्रेटर देन 7 एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो जब हमने सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को वाटर में डिजॉल्व करा तो वो डिसोसिएट हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट इनटू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आयन। उसमें से आप देख रहे एनायन है वीक एसिड की, तो एनायन ऑफ वीक एसिड वाटर से रिएक्शन करेगी, जबकि कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस से वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा। तो एनायन ऑफ वीक एसिड वाटर से रिएक्शन करके सॉल्यूशन के अंदर क्या कर रहा, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा। मतलब सॉल्यूशन की नेचर क्या कर रहा, तो बेसिक कर रहा, मतलब इसकी पीएच क्या होगी, तो ग्रेटर देन 7 होगी, किसके, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर। नाउ हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, ये हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट क्या है, ये हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट दैट इज द केज। तो जब हम किसी सॉल्ट को वाटर में ऐड करते हैं तो या तो सॉल्ट की एनायन या तो कैटायन या दोनों वाटर से रिएक्शन करके प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, एक साम्य स्थापित हो जाती है, एक बैलेंस बन जाती है। उसी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट कहते हैं। जब किसी सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, यदि सॉल्ट की या तो एनायन या तो कैटायन या तो दोनों वाटर से रिएक्शन करके प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाती है। उसी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। तो बेसिक when either cation or anion or both of salt, जब सॉल्ट की या तो कैटायन या तो एनायन या तो दोनों, when either cation or anion or both of salt react with water, रिएक्ट करता वाटर के साथ, रिएक्ट विथ वाटर and produce प्रोडक्ट और प्रोड्यूस करता प्रोडक्ट, देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसी की इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होती है, देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कॉल्ड, कहलाती क्या, इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट क्या है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट क्या है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, जिसे रिप्रेजेंट करा जाता है के से। जैसे यहां पर सॉल्ट की एनायन दैट इज एसीटेट आयन, जैसे यहां पर सॉल्ट की एनायन दैट इज एसीटेट आयन वाटर से रिएक्शन करी और प्रोड्यूस किया प्रोडक्ट, तो इसके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप होगी, उसी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कहेंगे हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। तो इफ के इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, अगर के डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होती है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जब शुरू होना होता है तो होता जाता है, कुछ समय के बाद रिएक्शन अस्थिर हो जाती है, मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो जाती है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन आप कराएंगे तो होता जाएगा, कुछ समय के बाद वो रिएक्शन अस्थिर हो जाती है, मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो जाती है। तो जब रिएक्शन अस्थिर हो गई, मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो गई, कांस्टेंट हो गई, उसमें प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो, उसके पार स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डाल दीजिए। तो जब कोई भी केमिकल रिएक्शन अस्थिर होगी, उसमें प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, उसके पार में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डाल दीजिए, वह उसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट कहलाता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। कि कब बराबर नहीं होगा? तो यदि उस रिएक्शन में कोई एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो कॉन्सेंट्रेशन है वो परमानेंटली कांस्टेंट हो। यदि कोई केमिकल रिएक्शन है, उसको आपने रिएक्शन कराया कुछ समय के बाद रिएक्शन स्थिर हो गई। जब रिएक्शन स्थिर होगी, उसमें प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, उसके पार में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डाल दीजिए तो उसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गई। डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कि बराबर कब नहीं होगी? तो जब डिसोसिएशन कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में, जब डिसोसिएशन कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में कोई और एक कांस्टेंट है, कोई एक और कांस्टेंट है, तो सारे कांस्टेंट को मिला करके एक नई कांस्टेंट लिखी जाएगी, वो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाएगा। जैसे अगर के डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है, तो यहां पर के इक्वल टू क्या होगी? तो के इक्वल टू होगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH एट इक्विलिब्रियम इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस एट इक्विलिब्रियम अपॉन ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी? तो एसीटेट आयन की, कब? तो इक्विलिब्रियम पर, इनटू कॉन्सेंट्रेशन किसकी? तो H2O की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो ध्यान दीजिए, जब एसीटेट आयन वाटर से रिएक्शन करके प्रोडक्ट में जाता है तो बहुत कम मात्रा में वाटर से रिएक्शन करता है। ऐसा नहीं कि 1 मोल अगर आपने सोडियम एसीटेट को पानी में डाल दिया तो 1 मोल एसीटेट आयन और 1 मोल सोडियम आयन दिया तो 1 मोल एसीटेट आयन में से पूरा रिएक्शन कर देगा, नहीं, 1 मोल में से 0.001 मोल करेगा, 0.002 मोल करेगा, मतलब बहुत कम मात्रा में ऑब्वियसली सॉल्ट की एनायन वाटर से रिएक्शन करके प्रोडक्ट में जाएगी। मतलब बहुत कम मात्रा में H2O की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी। इतनी कम मात्रा में H2O की कॉन्सेंट्रेशन घटती है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट में, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन के कारण घटेगी, लेकिन इतनी कम मात्रा में घटती है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन फिक्स दिया जाता है, दैट इज 55.56 मोल पर लीटर। तो सिंस हम लोग कहते हैं इन हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, इन हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट में, इन हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर जो होती है ऑब्वियसली ऑलमोस्ट, मतलब लगभग ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट, ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है और इक्वल होता है 55.56 मोल पर लीटर। इस कारण से यहाँ पर दो कांस्टेंट आ गई, एक तो डिसोसिएशन कांस्टेंट और एक ये कांस्टेंट। तो अगर किसी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा कांस्टेंट आ गई तो उन सारे कांस्टेंट को मिला करके एक नई कांस्टेंट लिखा जाएगा। मतलब ये K इंटू ऑब्वियसली H2O की कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका क्या हो गया? तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। ये ऑलमोस्ट क्या है? तो ये कांस्टेंट है, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ये ऑलमोस्ट क्या है? तो कांस्टेंट है, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ऑब्वियसली इक्वल टू क्या हो गई? तो ये CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन, CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन CH3COOH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। और इन दोनों कांस्टेंट को मिला करके एक नई कांस्टेंट लिखी जाएगी, दैट इज कॉल्ड KH, मतलब हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये दोनों कांस्टेंट को मिला करके एक नई कांस्टेंट लिखी जाएंगी, ये दोनों कांस्टेंट को मिला करके एक नई कांस्टेंट लिखी जाएंगी जिसे हम हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट कहते हैं KH। तो यहाँ KH इक्वल टू क्या हो जाएंगी? तो ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी? तो CH3COOH की इक्विलिब्रियम पर इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कब? तो इक्विलिब्रियम पर अपॉन ये CH3COOH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कब? तो इक्विलिब्रियम पर। तो ध्यान रखें हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट में, ध्यान रखें हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट में, ध्यान रखें हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट में, ध्यान रखें हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट में ओब्वियसली जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वाटर की वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह जाती है। इस कारण से डिसोसिएशन कांस्टेंट और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन आपने पढ़ा 55.56 मोल पर लीटर होती है, मतलब वाटर की मोलरिटी 55.56 मोल पर लीटर होती है। तो ये दोनों ऑल कांस्टेंट है, तो इन दोनों कांस्टेंट को मिला करके एक नई कांस्टेंट लिखी जा रही है, दैट इज कॉल्ड KH। तो व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट? तो यदि सॉल्ट की या तो कैटायन या तो एनायन या दोनों वाटर से रिएक्शन करता है, यदि सॉल्ट की या तो कैटायन या तो एनायन या तो दोनों वाटर से रिएक्शन करके प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप होती है, उसी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट क्या है? इट इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं K से। नो रिलेशन बिटवीन KH, KW एंड K, obviously no relation in hydrolysis of salt or weak acid and strong base, relation between KH, KW and K। तो ऑब्वियसली जब हम सॉल्ट और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को वाटर में ऐड करें तो हियर यहां पर आपका क्या हुआ? तो हियर ऑब्वियसली वेन CH3COOH इज डिजॉल्व्ड, जब CH3COOH को आपने डिजॉल्व करा
इन वाटर, तो क्या हुई, तो फॉलोइंग इक्विलिब्रियम सेटअप इज सोल्यूशन। निम्नलिखित इक्विलिब्रियम सोल्यूशन में सेटअप हुई कौन सी, तो पहला तो जब सोडियम एसीटेट को पानी में आपने डाला तो जो एसीटेट आयन है वो वाटर से धीरे धीरे रिएक्शन करके प्रोड्यूस किया क्या, तो ये एसिडिक एसिड और OH माइनस ये आपस में इक्विलिब्रियम सेटअप करा, जिसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप क्या करें, तो केज करें। ध्यान रखें, जब आपने सोडियम एसीटेट को पानी में घोला तो घुल करके अपने आयन में टूटा, उसमें से जो एसीटेट आयन है वाटर से रिएक्शन करके प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप हुई, जिसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केज करें। ध्यान दीजिए, एक एक्वस सॉल्यूशन में बहुत सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे और सारी की सारी वीक इलेक्ट्रोलाइट अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयन के साथ इक्विलिब्रियम सेटअप करके रहेगा। कोई भी सिस्टम बिना इक्विलिब्रियम की एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ऑब्वियसली वीक इलेक्ट्रोलाइट भी क्या होगा, तो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयन के साथ अपना इक्विलिब्रियम सेटअप करेगा। मतलब उस सॉल्यूशन के जैसे H2 है, तो H2 एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये अपना इक्विलिब्रियम सेटअप करेगा ही करेगा, अपना बैलेंस बनाएगा ही बनाएगा सॉल्यूशन के अंदर। कि किसके साथ, तो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आयन कौन सी, H+ और OH- के साथ। तो ऑब्वियसली यहां पर H2 एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो H2O क्या करेगा, तो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद ऑब्वियसली H+ और OH- के साथ अपना इक्विलिब्रियम सेटअप करेगा। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कहते हैं Kw। ऑब्वियसली यहां एसिडिक एसिड, ये भी एक वीक एसिड है, तो ये एसिडिक एसिड क्या करेगा, तो ये भी क्या करेगा, तो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आयन मतलब एसीटेट आयन और H+ आयन, तो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद एसीटेट आयन और H+ आयन के साथ ये क्या करेगा, तो अपना इक्विलिब्रियम सेटअप करेगा। ये अपना इक्विलिब्रियम सेटअप करेगा, जिसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, तो K कहेंगे। और इस रिएक्शन को हम उल्टा करके लिख दें, इस रिएक्शन को उल्टा करके लिख दें मतलब एसीटेट आयन प्लस H+, तो ये क्या हो गया, तो ये एसिटिक एसिड हो गया। तो आपने पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम में किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को उल्टा कर देने से, आपने पढ़ा है कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को उल्टा कर देने से जो नई रिएक्शन बनती है उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल मतलब 1/K हो जाएंगे। इट इज इक्वेशन 3। तो यहां पर अगर आप गौर से देखें तो इक्वेशन 2 और 3 को आप जोड़ दें, जब इक्वेशन 2 और 3 को जोड़ दें तो क्या होगी, तो यहां पर H+ प्रोडक्ट में H+ रिएक्टेंट में, यहाँ H+ प्रोडक्ट में H+ रिएक्टेंट में कैंसिल हो जाएंगी, तो बचेगा क्या, तो एसीटेट आयन प्लस H2 इक्वल टू CH3 शेड्यूल H+ OH-। तो अगर इक्वेशन 2 और 3 को जोड़ देते H+ कैंसिल, तो बच रहा है एसीटेट प्लस H2 इक्वल टू CH3 शेड्यूल OH- मतलब इक्वेशन 1। तो हियर यहां पर आप कह सकते हैं, हियर यहां पर आप क्या कह सकते हैं कि इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 इक्वल है किसके, तो इक्वेशन 1 के। तो आपने ये भी पढ़ा है कि अगर दो रिवर्सिबल रिएक्शन को हम जोड़ते हैं तो जो नई रिएक्शन होती है उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों के गुणनखंड के बराबर, दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो अगर इक्वेशन 2 और 3 को जोड़ देने के बाद इक्वेशन 1 आ रहा, इसका मतलब इन दोनों की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो गुणनखंड होगा Kw इंटू 1/K इक्वल टू हो जाएगी KH। तो यहाँ पर रिलेशनशिप हो गई KH, KW और K के बीच में, मतलब यहाँ KH इक्वल टू KW/K हो गई, KH इक्वल टू KW/K। तो जब हम सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को वाटर में डिजोल्व करा तो बेसिक फॉलोइंग इक्विलिब्रियम सेटअप हुई सॉल्यूशन के अंदर। सारा सिस्टम अपना इक्विलिब्रियम सेटअप करके रखेगा। आपने पढ़ा है कि कोई भी सिस्टम बिना इक्विलिब्रियम की एग्जिस्ट नहीं करती। तो बेसिक यहाँ पर जब सोडियम एसीटेट को पानी में ऐड करा तो ये घुला और घुलने के बाद अपने आयन में टूटा और एसीटेट वाटर से रिएक्शन करके प्रोडक्ट दिया। इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH और बेसिक H2 भी अपना इक्विलिब्रियम सेटअप करेगा, उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KW, ये अपना इक्विलिब्रियम सेटअप करेगा K। रिएक्शन को उल्टा करें तो 1/K। यहाँ पर इक्वेशन 2, 3 को हम जोड़ दे रहे हैं तो इक्वेशन 1 के बराबर हो रही, मतलब KH इक्वल टू KW/K हो गई। ठीक है। Now pH. Now pH of aqueous solution of salt of weak acid strong base. Now pH of aqueous solution of salt of weak acid and strong base. तो pH ऑफ aqueous solution of salt of weak acid and strong base. तो बी कॉन्सिडर, हम लोग कॉन्सिडर कर लेते हैं वाट तो सोडियम एसीटेट CH3 शेड्यूल। ये किसका है, तो एक सॉल्ट है। ये क्या है, तो ये सॉल्ट है किसकी, तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। व्हेन इट डिजॉल्व इन वाटर, जब इसे लेट मान लेते हैं, लेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम एसीटेट in solution
इज इक्वल टू सी मोल पर लीटर। करेक्ट, किसी सोल्यूशन के अंदर मान लेते हैं सोडियम एसीटेट कितना है, तो सी मोल पर लीटर है। तो सोडियम एसीटेट क्या होती है, तो एक सॉल्ट है, तो इसे वाटर में ऐड करेंगे तो क्या होगी, तो ये डिजॉल्व हो जाएगी और डिसोसिएट कर जाएगी किस में, तो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयन में। तो अगर आप सोडियम एसीटेट को पानी में घोलेंगे तो ये घुल जाएगा और अपने आयन में टूट जाएगा। तो आपने कितना, अगर 1 मोल पर लीटर, अगर 1 लीटर में 1 मोल घोलते तो 1 मोल 1 लीटर में अगर 2 मोल घोलते तो 2 मोल 1 लीटर में 3 मोल घोलते तो 3 मोल। अगर 1 लीटर में सी मोल आपने घोला है तो ये क्या हो गया, तो ये सी मोल पर लीटर हो जाएंगी और ये भी क्या होगी, तो सी मोल पर लीटर हो जाएंगे। तो बेसिक यहाँ पर ध्यान दीजिए Na+ कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वाटर से रिएक्शन करेगा नहीं, लेकिन बेसिक ये पानी है, 1 लीटर पानी के अंदर अगर आप सी मोल सोडियम एसीटेट को घोला है आपने, तो ये घुल करके टूट गया, मतलब इस सोल्यूशन में सी मोल पर लीटर एसीटेट आयन आ गया और सी मोल पर लीटर Na+ तो कुछ करेगा नहीं, लेकिन ये जो एसीटेट आयन होंगी, ये वाटर से धीरे धीरे रिएक्शन करने के बाद ये प्रोडक्ट देगा क्या, तो एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये देगा क्या, तो ये एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेसी आपने सी मोल पर लीटर सोडियम एसीटेट को पानी में घुला तो घुल करके अपने आयन में टूटा, और इसमें से कैटायन तो वाटर से रिएक्शन करेगा नहीं, मतलब एसीटेट आयन वाटर से रिएक्शन करके प्रोडक्ट देगा। तो बेसिक शुरुआत में सॉल्यूशन के अंदर क्या है, तो ये सी मोल पर लीटर ओब्वियसली एसीटेट का है, ये 0 ये 0। इफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू H है। अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस सॉल्ट इक्विलिब्रियम पर H है, तो ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या होती है, तो 1 मोल सॉल्ट में से जितनी वाटर से रिएक्शन करेगा, 1 मोल सॉल्ट में से जितनी वाटर से रिएक्शन करेगा उसे डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट कहेंगे। जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है वो इसी तरह से बिल्कुल सेम टू सेम है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में तो 1 मोल में से जितना टूटा, वही चीज है यहाँ पर वाटर से रिएक्शन कर ले रहा है, इसी से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कह दे रहे हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस सेम ही है, यहाँ पर वाटर से रिएक्शन कर रहा है इसलिए हम लोग डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट इक्विलिब्रियम पर H है, इसका मतलब क्या हुआ कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट इक्विलिब्रियम पर H है, इसका मतलब बस ये हुआ कि 1 मोल में से 1 मोल अगर सॉल्ट रहेगा, 1 मोल अगर सॉल्ट रहेगा तो उसमें से H मोल वाटर से रिएक्शन करके जाएगा। तो यहाँ कौन वाटर से रिएक्शन कर रहा था, एसीटेट आयन। तो सॉल्ट की यहाँ पर एनायन वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं, इसलिए तो हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट करें। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस सॉल्ट इक्विलिब्रियम पर H है, इसका मतलब 1 मोल अगर सॉल्ट की एनायन होगी तो उसमें से H मोल वाटर से रिएक्शन करके प्रोडक्ट में जाएंगे। अगर 2 मोल सॉल्ट की एनायन होगी तो 2H वाटर से रिएक्शन करके प्रोडक्ट में जाएंगी। 3 मोल अगर सॉल्ट की एनायन होगी तो 3H वाटर से रिएक्शन करके प्रोडक्ट में जाएंगी। 4 मोल अगर सॉल्ट की एनायन होती तो 4H वाटर से रिएक्शन करके जाएंगी। तो अगर सी मोल पर लीटर है तो इक्विलिब्रियम पर कितनी एनायन वाटर से रिएक्शन करके चली जाएंगी, तो CH। तो बचा कितना रह जाएगा, तो C - CH। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन भी घटेंगी, लेकिन इतनी कम घटेंगी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन को ऑलमोस्ट कांस्टेंट मानते हैं। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन भी घटेंगी, लेकिन इतनी कम घटती हैं कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। तो बेसिक डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस सॉल्ट इक्विलिब्रियम पर H है, इसका मतलब 1 मोल सॉल्ट में से H मोल वाटर से रिएक्शन करेगा। बेसिक यहाँ सॉल्ट की एनायन वाटर से रिएक्शन करिए, इसे आप कह सकते हैं 1 मोल एनायन में से H मोल वाटर से रिएक्शन करेगी, 2 मोल में से 2H, 3 मोल में से 3H, तो C में से कितना रिएक्शन कर जाएगा, तो CH। तो बची कितनी रह जाएंगी, C - CH। तो फॉर्म कितनी होगी, तो 1 मोल यहाँ से रिएक्शन करता है तो 1 1, 2 रिएक्शन करता है 2 2, अगर CH रिएक्शन कर रहा तो ये CH ये CH। तो इफ KH इज द हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट, अगर KH क्या है तो सॉल्ट की हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है। तो इफ KH क्या है, तो KH इज द हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, और हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है किसके, तो सॉल्ट। तो इफ KH इज द हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट, तो यहाँ KH इक्वल टू क्या होगी, यहाँ KH इक्वल टू हो जाएंगी ऑब्वियसली ये CH3 सेलुलोज की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इनटू व्हाट OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन ये क्या, तो CH3 सेलुलोज माइनस की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ये होगी आपकी। मतलब यहाँ पर KH इक्वल टू क्या हो गई, तो ये KH इक्वल टू CH3 सेलुलोज की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कितना, तो ये CH इंटू CH अपॉन C इंटू 1 - H। ऑब्वियसली CC कैंसिल, मतलब CH स्क्वायर अपॉन 1 - H। तो ऑब्वियसली CH3 सेलुलोज की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर CH, OH माइनस की CH और CH3 सेलुलोज माइनस की C को मन निकालिए तो C इंटू 1 - H। तो ये ऑब्वियसली सिंस जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस होती है, सिंस डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस होती है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस व्हाट, तो H इज स्मॉल, ये बहुत छोटी होती है, इज स्मॉल,
एज कॉम्पेयर टू यूनिट, एज कॉम्पेयर टू यूनिट। ऑब्वियसली एक के रिस्पेक्ट में एज की जो वैल्यू होती है बहुत छोटी, इस कारण से 1 माइनस एच लगभग बराबर 1 के हो जाता है। मतलब यहाँ के एच इक्वल टू ये सी एच स्क्वायर अपॉन 1, इसीलिए एच इक्वल टू क्या होगी तो अंडर रूट के एच अपॉन सी। एच इक्वल टू क्या होगी तो के एच अपॉन सी। तो ये ध्यान रखिए। नौ हमें पीएच निकालना है, लेकिन यहां पर हमें OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा है, तो पहले हम पीओएच निकालेंगे। तो हियर पीओएच इक्वल टू क्या होती है, तो पीओएच इक्वल टू होती है माइनस लॉग OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, माइनस लॉग OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ये माइनस लॉग OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कितना है तो CH है, तो C इंटू एच कर दिए। तो बेसिक यहां पर पीओएच इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो ये पीओएच इक्वल टू हो गई ये माइनस लॉग ये C और बेसिक ये लॉग C इसको कह सकते हैं माइनस लॉग C इंटू और बेसिक एच की जगह पर आप पुट कर सकते हैं अंडर रूट के एच अपॉन सी। ये इसका मतलब ये हो गया पी एच इक्वल टू क्या, तो ये माइनस लॉग और बेसिक ये रूट सी कैंसिल, तो अंडर रूट ये क्या होगी तो के एच इंटू ये सी होगी। मतलब ये पी एच इक्वल टू क्या हो गई, तो ये माइनस लॉग और बेसिक के एच इंटू सी टू दी पावर कितनी तो हाफ। तो यहाँ पर पी एच इक्वल टू क्या हो गई, तो ये माइनस हाफ ये क्या हो गया, तो ये लॉग ए इंटू बी इक्वल टू लॉग ए, मतलब लॉग के एच प्लस क्या होगी तो लॉग सी होगी। मतलब यहाँ पी एच इक्वल टू क्या हो गई, तो पी एच इक्वल टू माइनस हाफ ये लॉग ये के एच इक्वल टू जैसे आपने पढ़ा है इक्वल टू क्या, तो के डब्ल्यू अपॉन ये के प्लस लॉग सी। तो इसका मतलब ये पी एच इक्वल टू क्या हो गई, तो पी एच इक्वल टू कितनी होगी, तो ये माइनस हाफ और बेसिक लॉग ए अपॉन बी इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी प्लस ये क्या होगी तो लॉग सी। अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दे तो ये पी एच इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो हाफ ऑफ वाट, तो ये माइनस लॉग के डब्ल्यू ऑब्वियसली माइनस लॉग के डब्ल्यू ये माइनस लॉग सी होगी, माइनस लॉग के ये माइनस लॉग सी, माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जा रही है। तो पी एच इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग के माइनस लॉग सी। तो माइनस लॉग के डब्ल्यू को हम लोग कहते हैं पी के डब्ल्यू, माइनस लॉग के डब्ल्यू को क्या कहते हैं तो पी के डब्ल्यू। तो यहाँ पर पी एच इक्वल टू क्या हो गई, तो यहाँ पी एच इक्वल टू होगी हाफ ऑफ, तो यहाँ पर पी एच इक्वल टू होगी क्या, तो हाफ ऑफ पी एच इक्वल टू हाफ ऑफ माइनस लॉग के डब्ल्यू को हम लोग कहेंगे पी के डब्ल्यू माइनस ऑब्वियसली लॉग के को हम लोग कहते हैं पी के ए ऑब्वियसली माइनस लॉग सी, ये होगी क्या, तो ये पी ओ एच। लेकिन आपको पी एच निकालना है, तो सिंस आपने पढ़ा है कि पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल टू क्या होती है पी के डब्ल्यू होती है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली पी एच इक्वल टू क्या हो जाएंगी, तो पी के डब्ल्यू माइनस पी ओ एच। तो ऑब्वियसली यहाँ पर पी के डब्ल्यू माइनस पी ओ एच की जगह पर आप पुट कर सकते हैं हाफ ऑफ ये क्या, तो पी के डब्ल्यू ये माइनस पी के ए ये माइनस लॉग सी। तो ऑब्वियसली ये पी के डब्ल्यू में से हाफ पी के डब्ल्यू को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जगह हाफ ये पी के डब्ल्यू ये हाफ पी के डब्ल्यू हो जाएगा और माइनस प्लस हाफ पी के ए हो जाएगा, हाफ पी के और ये माइनस प्लस हाफ लॉग सी दिस वन। तो सिंस आपने पढ़ा है कि जो पी के डब्ल्यू की वैल्यू होती है, सिंस पी के डब्ल्यू की वैल्यू 14 होती है एट 25 डिग्री सेल्सियस, इसलिए पी एच ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो गई, तो ये 14 पुट करेंगे तो 7 प्लस हाफ ऑफ ये पी के ए प्लस लॉग सी, हाफ ऑफ पी के प्लस लॉग सी, पी के प्लस लॉग सी। तो ये फॉर्मूला हो गई किस चीज के लिए, तो पी एच ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ बी केसन स्ट्रॉन्ग बेस के निकालने के लिए। जब हम सॉल्ट ऑफ बी केसन स्ट्रॉन्ग बेस को वाटर में डिजोल्व करते हैं, जो सॉल्ट ऑफ बी केसन स्ट्रॉन्ग बेस को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो उस सोल्यूशन की पीएच निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगी, तो 7 प्लस हाफ ऑफ पी के प्लस लॉग सी, पीएच इक्वल टू 7 प्लस हाफ ऑफ पी के प्लस लॉग सी हो गई। ठीक है।